चीजें पढ़ी आप लोगों ने? पढ़ी। क्या होते हैं सोल ट्रेडर? जो सर अकेला बिजनेस शुरू करता है, जो अकेला बिजनेस करता है, कल्ला बंदा ना सब करता, कोई बंदा ना नहीं। अकेला बिजनेस इज नॉट द राइट डेफिनेशन। जो अकेला बंदा समझदार होता है, जो इन्वेस्ट करता है, उसके साथ हजारों बंदे हो सकते हैं। सोल ट्रेडर वन जो अकेला बंदा बिजनेस करता है। पार्टनरशिप में एक से ज्यादा लोग होते हैं और कंपनीज में शेयर होल्डर पब्लिक इन्वॉल्व हो जाती है। पब्लिक पैसे देती है और आप उनके भी आपके ऊपर काम करते हैं। ये इंशाल्लाह बड़े होकर मजीद भी पढ़ लेंगे। देखिए हमने इंशाल्लाह आईटीए में कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़नी है, कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़नी है। वन बाय वन वो टर्मिनोलॉजीज पढ़ना शुरू कर देते हैं। क्योंकि सबसे पहली टर्मिनोलॉजी जो हमें ज़रूरत पेश आएगी व्हाट इज कैपिटल। कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमारे काम आएंगी आईटीए में, यानी कि समझ लेंगे ये बेसिक्स हैं। ये जो अभी 5, 6, 7 हम टर्म्स पढ़ेंगे ये आगे की पूरी ज़िंदगी में आपको काम आएंगी, अकाउंटिंग की ज़िंदगी, बाकी ज़िंदगी में शायद ये आपके काम ना आ सके। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल सुनो। यस सर, वो जो पैसा इन्वेस्ट जितना किया जाता है कंपनी में, मोस्ट ऑफ द मनी इन्वेस्टेड बाय द देखिए हमने बिजनेस शुरू करना है ना, हमने जो चीज़ें पढ़नी है डोंट फॉरगेट ये बिजनेस से रिलेटेड होगी। इट कुड बी सोल ट्रेडर, इट कुड बी पार्टनरशिप, इट कुड बी कंपनीज। जो भी चीज़ पढ़ेंगे आप ये बिजनेस से रिलेटेड होगी। अब बिजनेस शुरू करते हैं। लेट्स से हमने बिजनेस शुरू कर, किसका बिजनेस शुरू कर लिया? कपड़े के कर लिया, कपड़े का बिजनेस शुरू कर लिया। तो कपड़े का बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहली चीज क्या चाहिए हमें? पैसा, जिससे शुरू किया जाएगा। पहले शुरू तो करना है ना, बेचा के बाद जो कोई चीज आएगी तो बेचा। तो सबसे पहला काम पैसा आएगा कहाँ से? तो बेटा हर वो चीज, इट्स नॉट जस्ट अबाउट पैसा, हर वो चीज जिससे बिजनेस शुरू किया जाएगा वो बिजनेस का कैपिटल कहलाएगा। अगर आपसे पूछो व्हाट इज कैपिटल इन बिजनेस, तो कैपिटल इज द अमाउंट और एनी अदर एसेट विद व्हिच द बिजनेस इज स्टार्टेड। तो लिख लें ये हर चीज जो मैं लिखाऊंगा ये पेपर में आ सकती है एमसीक्यूज, इसलिए इसे ध्यान से लिखते हैं। ऐसे लिखा होगा द अमाउंट और एसेट्स विद व्हिच द बिजनेस इज स्टार्टेड। नीचे 4 ऑप्शन कैपिटल, एसेट, वैल्यू। कैपिटल वुड बी द राइट ऑप्शन। सो मैं लिखता हूं बेटा, मैं हूं ना, मैं लिखूं। देखिए द अमाउंट और एनी अदर एसेट। अभी मैं बताता हूं कि एसेट क्या होती है। द अमाउंट और एनी अदर एसेट विद व्हिच द बिजनेस इज स्टार्टेड। ठीक हो गया बेटा? देखिए एक तो शुरू में पैसा देना उसे कैपिटल कहते हैं। 2 साल के बाद आपने मजीद पैसे बिजनेस को दिए तो स्टार्ट तो हो चुका है, तो वो भी कैपिटल है। इसका मतलब है हर वो चीज जो ओनर की तरफ से बिजनेस को जाएगी, हर वो चीज जो ओनर की तरफ से बिजनेस को जाएगी वो कैपिटल होगा एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ, एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ। कभी आपने 1 लाख से शुरू किया बिजनेस, आप करते रहे 2 साल के बाद पता चला यार थोड़े से मजीद चाहिए, आपने मजीद पैसे ला के बिजनेस को दिए। तो किसी भी स्टेज के ऊपर ओनर की तरफ से अगर पैसा आएगा तो वो कैपिटल ही होगा। लेकिन अभी फॉर द टाइम बीइंग बेशक इतनी डेफिनेशन रखी कि आपसे जिससे बिजनेस शुरू किया वो लिखी भी डेफिनेशन लिखी भी आपको यही नजर आएगी जब भी नजर आएगी। द अमाउंट विद व्हिच द बिजनेस इज स्टार्टेड इज कैपिटल। लेकिन आपने याद रखना है फॉर योर ओन नॉलेज कि दरअसल कैपिटल किसी भी स्टेज के ऊपर ओनर की तरफ से अगर बिजनेस में पैसा आएगा तो वो कैपिटल कहलाएगा। राइट? लिख लें नीचे कहीं पर। The induction of money at any stage of business by the owner, the induction of money at any stage of the business
will be taken as capital. और इस सारे को सम अप करने के लिए लिखते हैं anything by the owner into business. anything by the owner ब्रैकेट में लिख लेना, सम अप करने के लिए याद रखें anything by the owner into business is capital. इसको ओनर्स कैपिटल भी कहते हैं, इसको कभी कभार इक्विटी भी कहते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसका मतलब और बन जाता है। लेकिन इक्विटी भी अगर कभी वर्ड नजर आए तो उसका भी मतलब कैपिटल ही होता है। इक्विटी EQ इक्विटी, राइट बेटा? सो व्हाट इज कैपिटल और इक्विटी? एनीथिंग बाय द ओनर into business or any amount or asset with which the business is started. बस मुझे इतनी आपसे जरूरत है कि आप मुझे इतना बता, और एग्जामिनर भी इतना ही मांगेगा अगर कैपिटल की कभी डेफिनेशन पूछेगा। दूसरी चीज मैंने अभी आपके साथ एक डिस्कस की, any amount or assets with which the business is started। मैंने अभी ये बात की, तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको बताऊं कि एसेट्स क्या होते हैं, राइट जी? मैं अपने फर्ज की अंजाम दही से लिख दिया एसेट्स। क्या होते हैं एसेट्स? रिसोर्स होते हैं, कंट्रोल होते हैं, और फ्यूचर में उससे कोई प्रॉफिट की उम्मीद होती है। उससे आपको बिल्कुल ठीक है। देखिए बिजनेस में बेटा जब भी आप कोई भी काम करते हैं तो जाहिर उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट या रेवेन्यू, पैसे हैं। जितने भी लोग बिजनेस में काम कर रहे होते हैं उन सबका एक ऑब्जेक्टिव होता है कि किसी तरह पैसे आए आपके पास। मेन ऑब्जेक्टिव इज पैसा, रेवेन्यू। उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जितनी चीजें बिजनेस में उसे फैसिलिटेट करती हैं, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बिजनेस में जितनी चीजें उसे फैसिलिटेट करती हैं वो बिजनेस की एसेट। यानी हर वो चीज जो रेवेन्यू को जनरेट करने में आपको फैसिलिटेट करे वो आपका एसेट। मिसाल के हमारा ये कॉलेज है, इस कॉलेज के जो रेवेन्यू जनरेटिंग लोग हैं वो शायद मैं, हाफिज साहब और हसन हैं। हम लोग जो मेन सोर्स हैं काम कर रहे हैं, आप लोग जो हमारे साथ एडमिन के लोग हैं वो हमारे साथ हैं। ये सब क्या कर रहे हैं? हम रेवेन्यू जनरेट करने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन हमें सपोर्ट कौन कौन कर रहा है बिजनेस में? आप बिजनेस में एंटर हुए तो एंटर किस चीज में आप हुए? बिल्डिंग। बिल्डिंग आपका एसेट। मैंने बेचने के लिए तो नहीं रखी हुई, ये कॉलेज बेचने के लिए तो नहीं है, लेकिन क्या कर रहा है? फैसिलिटेट कर रहा है। अगर ये बिल्डिंग ना होती तो क्या मैं ये रेवेन्यू जनरेट कर सकता था? ये जिन चीजों के ऊपर आप बैठे हुए, फर्नीचर, इवन दिस इज एसेट। क्यों? बिकने के लिए नहीं है, लेकिन मैं इसके बगैर मैं इससे रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहा, मुझे फैसिलिटेट कर रहा, राइट? ये पंखा, ये एसी, मैंने ये सारी चीजें रखी हुई हैं, मुझे फैसिलिटेट कर रही हैं। अगर आपसे मेरे से कोई आके पूछे कि पहले थे की करते हो तुझे, मैं कहूँ पखे बेच रहे हैं, तो उसका मतलब है कि मैं तो इसको बेचने के लिए रखा, ये मैंने फैसिलिटेट करने के लिए रखा। फैसिलिटेट कर एसेट, एसेट, एसेट। ये कलीन तक एसेट, ये कलीन तक एसेट। जब तक ये मार्कर यूज नहीं होता एसेट, जब तक ये मार्कर यूज नहीं होता ये भी आपका एसेट। अगर मैं इसको स्टेशनरी में ना डालूं, लेकिन स्टेशनरी अगर अबंडेंस में है तो वो भी जब तक पड़ी है वो एसेट में लिखी जाए। ठीक हो गया? अच्छा, मशीन जनरेटर बार पड़ा है, फैसिलिटेट कर रहा है, एसेट। आपने कोई मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस शुरू किया है, मशीन वगैरह पड़ी है, तो मशीन कपड़ा बनाने के लिए यूज हो रही है, लेकिन क्या मशीन बेचने के लिए आपने रखी हुई? नहीं, कपड़ा बना रही है, फैसिलिटेट कर रही, एसेट। बिकने के लिए कपड़ा है दुकान। अगर आप कपड़े की दुकान में जाएं, कॉलेज से निकले जरा दुकान में जाएं मैन्युफैक्चरिंग में, तो कपड़े की दुकान में आपको क्या क्या चीजें नजर आ रही हैं? कपड़ा पड़ा हुआ नजर आ रहा है, एसेट। जब तक नहीं बिकता एसेट। जिस फर्नीचर पर जाकर आप लोग बेटा बैठते हो, एसेट।
वो जो फैसिलिटेट कर रहे हैं आपको, उसके अंदर एसी वगैरह लाइटिंग हुई है, एसेट। हत्ता कि वो जो रैक्स जिसमें कपड़े पड़े हैं, एसेट, राइट। तो देखिए उसमें बिकने के लिए सिर्फ क्या पड़ा हुआ, कपड़ा। तो बाकी सब चीजें जो इस प्रोसेस को फैसिलिटेट कर रही हैं वो क्या होंगी, एसेट, राइट। तो एसेट इसका ये मतलब हुआ हर वो चीज जो बिजनेस को फायदा देगी वो एसेट होगी। हर वो चीज जो हमारे रिसोर्सेज को, मैंने अभी लिखवाया था, जब तक मास्टर ना कहे आपने नहीं लिखा। मैं लिखूंगा, मैं हूं ना। तो हर वो चीज जो आपके रिसोर्सेज को जनरेट करने में हेल्प करे, यानी आपके फाइनेंसिस को जनरेट करने का जरिया बने, जो आपके फाइनेंसिस को जनरेट करने का जो जरिया बने। इसीलिए अक्सर आपने पढ़नी है जब भी डेफिनेशन, तो उसमें लिखा होता है एसेट की डेफिनेशन, एसेट्स आर द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ एनी बिजनेस। ये वो रिसोर्सेज हैं जो फाइनेंसिस को जनरेट करने के लिए यूज होते हैं। हो लिखो, लिखो, assets are the financial resources of any business. राइट बेटा, समझ लगी ना क्या हुआ कि ये फाइनेंसिस को जनरेट करने के लिए जो रिसोर्सेज इस्तेमाल होंगे वो आपके। अच्छा, फिर आगे इसकी डेफिनेशन लिखें। एसेट को एसेट होने के लिए देखें, एसेट को एसेट होने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। अगर आपका एसेट आपके बिजनेस में फायदा दे रहा है तो वो आपका एसेट है, लेकिन फायदा वो कब देगा, जब वो आपका होगा, आपके कंट्रोल में होगा। अगर वो आपके कंट्रोल में नहीं है तो वो आपका एसेट नहीं है, बेशक वो आपकी ओनरशिप में। अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं, आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो कहते हैं बताएं आपका एसेट आपकी ओनरशिप में है, उसको लिख लें एसेट। तो कहते हैं हाँ जी हमारा एसेट है, ओनरशिप पर लिख लें। वो कहता है नो। क्यों नो? वो कहता है एसेट को एसेट होने के लिए जरूरी है कि वो आपके पास हो। अगर एसेट आपके पास नहीं है तो वो आपका एसेट नहीं है। मिसाल के तौर आपने एक मशीन खरीदी, पैसे दे दिए उसके, आपने उसके पैसे दे दिए, अब वो पड़ी है कराची में, ओनरशिप किसके नाम है? मेरे नाम। मैंने खरीद ली ना, ओनरशिप मेरे नाम है, लेकिन पड़ी कहां पर है वो? कराची। वो कहता है जी बताएं इसको मैं एसेट अपना लिख लूं या ना लिखूं? तो मेरे जैसा जो कमजोर दिल है वो कहेगा जी बिल्कुल लिख लें, पैसे देते ना पाए, इसके हलाल, कौन पसीने दी कमाई, तो ये मेरा। जो स्टैंडर्ड इसको डील करता है कहता था आप एसेट को तब लिखेंगे जब ये आपके पास आएगा, जब ये आपके पास। अगर ये आपके पास नहीं है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो आपके ओनरशिप में आपका एसेट नहीं हो सकता, वो वहां पड़ा है, कहता घर आएगा तो लिख, तो मैं उसे अपना एसेट नहीं लिख सकता। मैं उसे कब लिखूंगा? जब वो घर आएगा। इसका मतलब है एसेट को एसेट होने के लिए सबसे पहली चीज क्या जरूरी है? वो आपके पास हो। लिखें, एक बुलेट बनाएं कि वो क्या हो, आपके कंट्रोल में होना चाहिए, आपके कंट्रोल में होना चाहिए। दूसरा कंट्रोल में आ गया जी, खरीद भी लिया, पैसे दे दिए, लेकिन कम किसी का नहीं, कर कुछ नहीं सकता है, फायदे नहीं दे रहा। तो इसका मतलब है जी वंस अगेन, अगर एसेट आपके काम किसी नहीं आ रहा है, यानी वो कैश जनरेट करने की अहलियत नहीं रखता, तो फिर वो वंस अगेन कहता है जी फिर क्यों आपका एसेट? एसेट के लिए जरूरी है मशीन खरीदी है तो खराब ना आए, वो मशीन फिर कोई ना कोई आपको फायदा दे, और अगर वो फायदा नहीं दे रही तो वो आपका एसेट नहीं है। तो दूसरी चीज जो इसके लिए जरूरी है वो क्या है कि वो आपको बेनिफिट भी, एसेट शुड बी बेनिफिशियल फॉर यू, एसेट शुड बी बेनिफिशियल फॉर यू। एसेट होने के लिए क्या चीज जरूरी है जी? सबसे पहले आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। दूसरी चीज
बेनिफिट दे। तीसरी चीज कहते हैं जी जो एसेट आपने खरीदा है उसकी कोई ना कोई पैसों में कीमत होनी चाहिए और वो कीमत किसके इक्वल हो जितना वो आपको बेनिफिट दे सकती है। मिसाल के तौर पर अगर आपने एक मशीन खरीदी है वो आपको बेनिफिट दे सकती है 10,000 रुपए तक का, तो कहते हैं उसकी कीमत आप 10,000 रुपए लिखें। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने खरीदी है जितने की भी आपने खरीदी 1 लाख की ली है लेकिन वो आपको फायदा दे रही है 10,000 का, तो कहता है फिर उसे 10,000 पर नीचे लिखिए। उसे कितने का लिखेंगे 10,000 रुपए, जितना वो आपको फायदा दे सकती है। एसेट हमेशा अपनी औकात पर रिकॉर्ड होता है, जितनी उसकी औकात है उतने पर रिकॉर्ड होगा, वो कभी भी अपनी औकात से ज्यादा रिकॉर्ड नहीं हो सकता। उसके लिए फिर आगे प्रोसीजर्स हैं इम्पेयरमेंट का, रिवैल्यूएशन का, वो आगे जाके इंशाल्लाह पढ़ेंगे। लेकिन अभी सिर्फ ये ध्यान रखें कि एसेट कंट्रोल में होगा, बेनिफिट में होगा और उसकी मेजरमेंट रिलायबली करना जरूरी है। उसकी रिलायबल मेजरमेंट भी जरूरी है। लो जी डेफिनेशन मैंने कंप्लीट कर दिया। अब जरा डेफिनेशन लिखें कि एसेट को एसेट होने के लिए क्या जरूरी है। जो स्टैंडर्ड के मुताबिक इसकी डेफिनेशन है ये आ सकती है। लिखें जी जरा पहली डेफिनेशन सादा वाली डेफिनेशन। अब जरा मैं आपको चर्स वाली बताता हूँ। चर्स वाली लिखें। नंबर 1 द रिसोर्सेज कंट्रोल लिखें, पर हेडिंग दें non-current asset asset definition as per standard। The resources controlled by the business, assets are the resources controlled by the business which are beneficial to our business and the amount of these resources should be reliably measurable, बस ये डेफिनेशन इससे याद रहेगी। अगर ये 3 पॉइंट्स याद है डेफिनेशन कंप्लीट है। इसे अपने अल्फाज में लिखें। एसेट क्या है? वो एसेट हमारे रिसोर्सेज हैं जो हमारे कंट्रोल में होंगे, ये हमें फायदा देंगे और इनकी अमाउंट रिलायबली मेजरेबल होगी। जब भी आपसे कोई पूछे एसेट क्या होता है, सिर्फ ये नहीं बता कि जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो, नो, ये दूसरी शराइत भी पूरा होना जरूरी है उसकी। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि एसेट कंट्रोल में आपकी हो लेकिन आपकी ओनरशिप में ना हो और वो आपका एसेट हो जाए। कि हमारे पास है एसेट, हमें फायदा दे रहा है, उसकी अमाउंट रिलायबली मेजरेबल है लेकिन वो हमारी ओनरशिप में नहीं। एनी एग्जांपल? लीज्ड एसेट, जैसे हमने बैंक से गाड़ी ले ली एक लीज पर, तो जब लीज पर गाड़ी ली जाती है तो ओनरशिप किसकी होती है? कंट्रोल किसका है? हमारा। तो कहता है कि अब कौन लिखे ओनरशिप उनकी है, कंट्रोल हमारा है, तो स्टैंडर्ड पर चले जाते हैं। कहते देखें जरा स्टैंडर्ड क्या कहता है। स्टैंडर्ड में देखें कहीं ओनरशिप नजर आ रहा है? क्या नजर आ रहा है? कंट्रोल में होना। हाँ, कंट्रोल्ड है, डोंट, हमारा है और ओनरशिप भी हमारी है। यस, हमारा है, यानी मेन चीज है कि कंट्रोल है या नहीं है। ओनली ओनरशिप, नो कंट्रोल, नो एसेट। कंट्रोल, नो ओनरशिप, यस, क्योंकि कंट्रोल हमारे पास है। तो कंट्रोल जब तक हमारे पास है हमारा एसेट होगा, कंट्रोल में है, बेनिफिट है, रिलायबल मेजरमेंट है। राइट जी? Resource is controlled by the business which has some benefit for us and which can be reliably measurable। तो हम इसको कहेंगे ये हमारे एसेट की डेफिनेशन। बेटा इसमें कोई मसला। अच्छा, इसके साथ ही नीचे एक कॉन्सेप्ट लिखें,
सब्सटेंस ओवर फॉर्म, ये आपको आपके एमसीक्यूज में नजर आ सकता है। सब्सटेंस ओवर फॉर्म मैं लिखूँ, इसका ताल्लुक इसके साथ है, इसलिए इसके साथ में लिखा। ये कॉन्सेप्ट है बेटा अकाउंटिंग, ये स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया था एसेट कौन लिखे, एसेट कौन लिखे। ऐसी सूरत में उन्होंने कहा जी कि अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है व्हिच इज नोन एज सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या कहता है? देखिए सब्सटेंस का मतलब है फिजिकल, वैसे उसका नाम यही है, ये मैंने आपके लिए जरा थोड़ा सा, सब्सटेंस का क्या मतलब है? फिजिकल सब्सटेंस। और फॉर्म का क्या मतलब है? लीगल फॉर्म, लीगल फॉर्म। तो अगर मैं इसको पूरा पढ़ूं तो फिजिकल सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म। कहते हैं जी जब भी ये मसला आए हमें पता चले कि कौन लिखे एसेट, एक के पास ओनरशिप है दूसरे के पास कंट्रोल है, तो कहता है फिर क्या देखा जाएगा? देखा जाएगा हु इज हैविंग द फिजिकल सब्सटेंस, किसके पास फिजिकली एसेट मौजूद, हु इज हैविंग द फिजिकल सब्सटेंस। ये नहीं देखा जाएगा कि लीगली वो एसेट किसका है। लीगल फॉर्म क्या है उसकी? ओनरशिप। लीगल फॉर्म क्या है जी? और फिजिकल सब्सटेंस क्या है? कंट्रोल। ये इस कंट्रोल को एक्सप्लेन करने के लिए आपको कभी कभी ये नजर आएगा, या वो पूछ ले कि आपको उधर एमसीक्यूज में कहीं पूछ ले, ये साथ साथ डायरेक्ट लगाते जाएगा। जो मैं बात करूँ ना इस तरह की, ये आपको वहां पर नजर आ सकती है। वो आपसे पूछ ले कि ये जो कंट्रोल का कॉन्सेप्ट है, इसे अकाउंटिंग का कौन सा कॉन्सेप्ट जो है वो सपोर्ट करता है, तो फिर कौन सा कॉन्सेप्ट करेगा? सब्सटेंस ओवर फॉर्म। नाउ व्हाट इज सब्सटेंस ओवर फॉर्म? ये तो मैंने अभी लिखवाया, हेडिंग दे व्हाट इज सब्सटेंस ओवर फॉर्म, व्हाट इज सब्सटेंस ओवर फॉर्म। और ये साथ जरूर लिख दीजिएगा, अगर तो ऐसे करके एरो कंट्रोल से सब्सटेंस फॉर्म तक जा सके, सिर्फ ये बताने के लिए ये दरअसल किससे रिलेटेड है, इससे, क्योंकि इससे एक्सप्लेन करने के लिए बाज़ का ये वाला कॉन्सेप्ट डील हो जाता है। वैसे तो इंशाल्लाह हम सारे कॉन्सेप्ट अलग-अलग भी पढ़ेंगे, जब अलग एक पूरा चैप्टर है इसके, और इसमें से अच्छे खासे आपका पेपर टेस्ट होता है कॉन्सेप्ट्स में, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। वैसे मैं कोशिश करूँगा जो टॉपिक पढ़ रहे हूँ उस टॉपिक से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट डील करता है वो साथ साथ मैं बताता रहूँ, वैसे ये ज़्यादा समझ लगती है ताकि एग्जाम्पल भी सामने आ जाती है। नाउ द डेफिनेशन ऑफ द substance over form concept. The substance over form concept says that the physical substance of any asset, the physical substance of any asset, the physical substance of any asset will be preferred will, अगर कोई स्पेलिंग्स में मसला हो तो गूगल कर लेना, मेरे अपने भी कोई नहीं अच्छे हैं, पूछ the physical substance of any asset will be preferred over the legal form of any asset. वैसे जब आप फिजिकल सब्सटेंस लिखें तो साथ उसके आगे ब्रैकेट में ओनरशिप लिखें, सॉरी कंट्रोल लिखें, और जब आप लीगल फॉर्म लिखें तो उसके आगे ब्रैकेट में कंट्रोल सॉरी ओनरशिप लिखें। The physical substance of any asset will be preferred over its legal form. That is to say, the इसकी एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? The control of non-current asset is one of the examples of this. The control of any asset will be an example of substance over form. कहाँ से?
any asset will be an example of substance over will be preferred over its legal form. और आगे अब्दुल्ला इसकी एग्जांपल में लिख लेना कि जो ये जो कंट्रोल का कॉन्सेप्ट है नॉन करंट एसेट में, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ सब्सटेंस ओवर फॉर्म. अब मेरे साथ साथ है ना कि एसेट, अभी हमने एसेट को खोलना है मसीन, अभी एसेट तो शुरू हुआ. एसेट तो आपके समझ लें फॉर 1 2 एडवांस एसेट ही एसेट है. इसको जरा सही तरह समझ लें, फिर इंशाल्लाह आगे जाके ये मजे का हो जाएगा. अच्छा जी, once the asset definition is over, तो फिर आ जाता है इसकी दो टाइप्स होती है. आगे लिखें टाइप्स ऑफ एसेट्स. टाइप्स ऑफ एसेट्स. बेटा हो सर इसकी दो टाइप्स होती है बेटा. नंबर वन इज करंट एसेट्स एंड नंबर टू इज नॉन करंट एसेट्स. नॉन करंट एसेट्स को बेटा फिक्स्ड एसेट्स भी कहते हैं प्यार से घर में. ठीक हो गई. Starting from current assets. What are current assets? ऐसे assets जो करंट मारते हैं. सब बेचने के लिए तो 1 साल के अंदर तो सेल हो जाती है. 1 साल के अंदर से और उनका बेनिफिट 1 साल के अंदर जो डे बाय डे बड़े होते जाए, यूज हो, डे बाय डे यूज हो. बिल्कुल ठीक है. साजिद उमर इसमें अगर आप बात बताना चाह रहे हो बता दिया उन्होंने, लेकिन पेपर अपना तो नहीं करना, उतना लिखना साथ वाले का. ठीक है. देखिए बेटा करंट एसेट्स, माइंड यू एसेट जिसके साथ भी लग गया उसको एसेट होने के लिए वो 3 चीजें जरूर पूरी करनी पड़ेगी. एक ऐसा एसेट जो हमारे कंट्रोल में हो, जिसका बेनिफिट हमें हो, जिसकी अमाउंट रिलायबली मेजरेबल हो. करंट एसेट कहते हैं जिसमें वो 3 चीजें हों लेकिन वो शॉर्ट टर्म में हमें फायदा दें. वो हमें किस में फायदा दें बेटा? सोशल साइंसेस में जहां पर भी वर्ड शॉर्ट टर्म यूज होगा दैट वुड मीन 1 साल या कम. अभी कुछ नहीं लिखा, अभी मैं बताऊंगा सब. मैं हूं अभी अपने मुझे सिर्फ सुनना, जो चीज लिखवानी होगी मैं लिखूंगा. देखिए करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो हमें 1 साल के अंदर अंदर फायदा देंगे. 1 साल के अंदर अंदर फायदा देंगे. अगर हमें वो 1 साल से लंबे अरसे के लिए फायदा दे रहे हैं वो हमारे करंट एसेट्स नहीं है. राइट जी. सो वो एसेट जो हमें 1 साल के अंदर अंदर फायदा दे, यहाँ तक लिखे पहले मैंने. The assets which can be utilized or which can be benefited. The assets which can be utilized or benefited within 1 year. Within 1 year. अक्सर जगह पर आपको ये डेफिनेशन भी मिलती है जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए. ये शदीद इख्तलाफ है इस डेफिनेशन के साथ. अगर फ़ायदा दे रहे हैं कैश में, वो पता नहीं बाद में कहीं कन्वर्ट हो जाए. तो अगर वो फ़ायदा दे रहे हैं आपको साल के अंदर अंदर और यूज़ हो जाते हैं तो वो हमारा करंट एसेट्स होंगे. अच्छा, ये एसेट बेटा आम तौर पर इन्हें ट्रेडिंग एसेट्स भी कहा जाता है क्योंकि इनका डायरेक्ट ताल्लुक सेल परचेज के साथ होता है. उसके साथ जिस काम के लिए हम बने, फॉर एग्जांपल अगर हम
बैठे हैं कपड़ा बेचने के लिए, तो इन एसेट्स का डायरेक्ट तल्लक ट्रेड के साथ, यानी कपड़ा बेचने खरीदने से, राइट। मैं इसकी एग्जांपल बताता हूँ। इन ट्रेडिंग एसेट्स, दीज आगे लिख लें, दीज एसेट्स आर आल्सो नोन एज ट्रेडिंग एसेट्स। ट्रेडिंग एसेट, शॉर्ट टर्म एसेट्स भी लिख लीजिएगा साथ, ट्रेडिंग एसेट्स, शॉर्ट टर्म एसेट्स। फॉर एग्जाम्पल ये मैं, आप मुझे एसेट की डेफिनेशन बताएं बेशक ना बताएं, एग्जाम्पल्स बहुत ज़रूरी हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा। आपकी डबल एंट्रीज के बगैर जहन्नम बन जाएगी आपके। याद रखिएगा जो मैं लिखाऊं डेफिनेशन की बात, उसकी एग्जाम्पल्स वो ज़रूर याद कीजिएगा, वो आपके एग्जाम में भी काम आएंगी, डबल एंट्री में भी काम आएंगी, आइंदा भी ज़िंदगी में काम आएंगी। करंट एसेट्स की एग्जाम्पल्स लिख लीजिए। कैश, देखिए आज है, फायदा देगा, कल नहीं है, कहते पैसा दे आती मैलेज, आज है हाँ जी कल का ही ना, राइट जी। कैश, सैलरी, अल्लाह माफ कर दे, गुनाह कबीरा है सैलरी को एसेट में लेकर। अल्लाह इस बच्चे को माफ कर देना, बच्चा है जो नहीं देख। कोई नहीं सर, ना करते। कैश कर, मेरे ख्याल ने कर दिया। शुरू में बचपन की गलतियां तो माफ हो जाती हैं, बड़े होके की तो 99 नंबर भी होया तो सैलरी एसेट लिखा होया तो 49 तो फेल कर दे। दिल में माफी मांग लो अल्लाह से। कैश, बैंक, शेब भी आएगी सैलरी भी कहीं ना कहीं। नहीं, थोड़ा सा अब नहीं आता। बैंक, हाँ अब बैंक, आपने हर चीज बिजनेस बन के सोचनी है, बिजनेस बन के सोच। बिजनेस सैलरी देगा लेगा, बिजनेस सैलरी देगा, खर्चे में आएगी, बड़े होके इंशाल्लाह पड़ेगा, अभी आज कल परसों इंशाल्लाह आ जाएगी सैलरी। बैंक, इन्वेंट्री, मैं बताता हूँ ये क्या होती है इन्वेंट्री। कैश, बैंक, इन्वेंटोरी, INVENTORY, इन्वेंट्री। इसे बेटा स्टॉक भी कहते हैं, मैं बताता हूँ ये क्या होता है। ये होता है क्या वैसे इन्वेंट्री और स्टॉक है ये? हाँ सर, ये बेचने के लिए जो रखे होते हैं। हर वो चीज जो आपने बेचने के लिए खरीदी थी लेकिन वो ऊपर बिकी नहीं, आपके पास पड़ी हुई है। मिसाल के तौर पर कपड़े की दुकान में कपड़ा जो पड़ा हुआ है वो क्या है? इन्वेंट्री। स्टॉक है या इन्वेंट्री, ठीक है। अच्छा